हेलो, हाँ जी, क्या हाल चाल। भाई जो सामने दिखा वही पहन लिया, वो वाला सिस्टम है। कैसी चल रही है पढ़ाई भाई? जीएसटी में क्या इश्यू आ रहा है भाई? ये तो चल रही है भाई, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ, एक बार करने के बाद में दूसरी बार तो नोट्स ही रिवाइज करो भाई। क्लासेज बार बार देखने से तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा, उसकी बजाय तो आप। ठीक है जी, बोलते हैं वापस। बोलते हैं, आज बात करते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत है। बाकी कैसा चल रहा है भाई? बाकी के सब्जेक्ट के क्या हाल चाल है? ठीक है, शुरू करें। रिवीजन नोट्स का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रिवीजन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? उतना टाइम मिलता है या नहीं मिलता है? नोट्स को भाई बार बार देखिएगा। क्वेश्चन नोट्स से बाहर नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लगा के नोट्स ही बना रहे हैं, उसका कारण ये है कि नोट्स जो है वो सफिशिएंट हो। अभी इन क्लासेज के अंदर भी जो है वो यही चीज़ है कि भाई क्लास लेना बहुत आसान और बहुत छोटी सी बात है, उससे उसके जो नोट्स बनाना है वो पर्टिकुलर, ये जो बाकी टॉपिक बचे सारे थियोरेटिकल, इनके अंदर नोट्स के अंदर जो है वो ज़्यादा समय लग रहा है। आपके इसके बाद कोई क्लासेज चलती है क्या? इसके बाद जो है वो किसी की कोई क्लास चलती है क्या? नमस्ते जी, नमस्ते। कि इवनिंग के अंदर 6-7 बजे किसी कोई क्लास चलती है क्या? तो थोड़ा सा क्लास को लेट कर देते हैं, ताकि नोट्स बनाने में थोड़ा सा क्या टाइम ज़्यादा जाता है। एक तो सुबह शरीर थोड़ा नशेड़ी है, सुबह सुबह 9-10 बजे तक तो वो चाय उगाने में समय चला जाता है, फिर उसके बाद में नोट्स बनाते वक्त जो 4 बजे तक का टाइम थोड़ा कम पड़ जाता है थ्योरी के अंदर जो है वो।
क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर तो क्या है कि नोट्स बनाना थोड़ा आसान है, लेकिन इसके अंदर जो है वो जीके की क्लास है 8 बजे से, मतलब 6 से 8 किया जा सकता है ना। ठीक है भाई, शुरू करें। पहला एक क्वेश्चन, स्टेट्स का फादर जो है वो किसे कहा जाता है? स्टेट्स के फादर जो है वो कौन है? डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, देखो अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था, अनोवा, याद है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसके अंदर जो थे अपन ने पढ़े थे कि एक तो वन वे क्लासिफिकेशन होता है, एक टू वे क्लासिफिकेशन होता है। वन वे के अंदर जो है वो 3 मेथड थे, डायरेक्ट मेथड था, दूसरा जो है वो शॉर्टकट मेथड था, और एक कोडिंग मेथड था, याद है? जिसके अंदर SSW, जिसके अंदर जो है वो यहाँ पर अपन एक तो देखते थे सम ऑफ स्क्वायर, बिटवीन, और एक देखते थे सम ऑफ स्क्वायर विद इन, SSB और SSW। एक अपन ने पढ़ा था वहां पर और वर्ड सुना था, सम ऑफ रेजिडुअल एरर, SSE। फिर जो है वो एक देखा था अपन ने टू वे क्लासिफिकेशन। अरे कौन से तैयो में लग गए रे तुम लोग? फिर सर हाँ ठीक है, उसके बाद में नया बैच लिया, उनको भी बताएं कि क्लास जल्दी कैसे कवर करें, देख के कवर करें भाई। देखो ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं आपको बता दूं टेस्ट किस तरीके से होंगे, उस हिसाब से चलो। टेस्ट जो है वो 10 से 20 अगस्त के बीच में जो, मैं मोटे तौर पे बता देता हूँ ताकि उसके हिसाब से आप प्लान कर लीजिए। पहले आपको क्या करना है, 10 से 20 अगस्त के बीच में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टेस्ट होंगे। टेस्ट किस तरीके से होंगे, मैं मेरे सब्जेक्ट के बता रहा हूँ ना, टैक्स और ऑडिट के संदीप सर और भरत सर बताएंगे, मैं मेरा जो शेड्यूल उसका रफ शेड्यूल बता रहा हूँ। 10 से 20 अगस्त फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टेस्ट होंगे, तो कोशिश कीजिएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग 10 अगस्त तक आपकी कंप्लीट हो जाए। टेस्ट होंगे कैसे, एक टेस्ट मॉर्निंग में होगा, एक टेस्ट इवनिंग में होगा, अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 क्वेश्चन जो है वो हर एक के अंदर होंगे। तो ये होंगे टोटल आपके 10 दिनों के अंदर 20 टेस्ट जो है वो होंगे। 20 टेस्ट के अंदर जो है वो आपके एक के अंदर अगर 50 माने तो अपने 1000 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से इनका टेस्ट होगा। हर एक टेस्ट जो है उसमें जो सबसे फर्स्ट आएगा उसको दूसरे दिन जो है वो 101 रुपये उसके फ़ोन पे हो जाएंगे, उसके खाते के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया 10 से 20 अगस्त। फिर जो है वो 20 से 30 अगस्त जो है वो सेम यही कॉरपोरेट अकाउंटिंग के जो वो टेस्ट होंगे।
और वही दो दो टेस्ट उसके बाद में। तो इसके बाद में जो कॉरपोरेट अकाउंटिंग कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद में सितंबर के अंदर 1 से लेके 10 सितंबर तक जो है, और इस बार जो शेड्यूल टूटने नहीं देंगे। पिछली बार जो क्लासेज के चक्कर में रह गया था, लेकिन इस बार जो ये स्ट्रिक्टली इसी हिसाब से रखेंगे। 1 से लेके 10 के बीच में जो कॉस्ट अकाउंटिंग के होंगे, और 10 से 20 सितंबर के बीच में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, और उसके बाद में 20 से 30 सितंबर के बीच में जो है वो आपके लास्ट बचा है स्टेट्स, इसके टेस्ट जो वो रहेंगे। टॉपिक जो है कहीं नहीं आएंगे। आप नोट्स को अच्छे से करो, कॉन्सेप्ट अच्छे से करो, क्लास अच्छे से करो। एमसीक्यू है, उसके हिसाब से जितना आएगा एग्जाम के अंदर, जितना आ सकता है एमसीक्यू के अंदर, वो कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा गया है। अगर आप क्लासेस देखोगे तो उसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। बस वो है कि आपको पूरी क्लासेस कवर करनी है। ठीक है, तो ये देख लो आपके कितने कितने पैसे थे, यहाँ वापस कमा सकते हो आपके जो फीस दी उसमें से। 20 20 40 20 और 20 ये 100 टेस्ट हो गए। 100, और अगर आप टारगेट करो 100 के 100 में मैं जो फर्स्ट हूँ, तो ये आपके 10,000 रुपये जिसने फीस दी वो पूरा का पूरा कवर कर सकता है। इसके बाद में सितंबर के बाद में जितना टाइम मिलेगा उतने टाइम तक अपन जो मॉक टेस्ट, मतलब पूरा कंप्लीट टेस्ट है, वो लेते रहेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, समझ आ गई बात। क्लियर है। मॉक टेस्ट के अंदर जो पैसा ज़्यादा रख देंगे, मॉक टेस्ट के अंदर जो टॉप करेगा जो भी एग्जाम है उसको सीधा 501 का नकद फोन पे जो कर देंगे। क्लियर है भाई, अब शुरू करें। कहाँ बात कर रहे थे? हम्म। तो ये अपन ने कहाँ पढ़ा था? और जो नए स्टूडेंट है वो कोशिश करें कि भाई आप लाइव क्लास जो है मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा सूट नहीं करेगी। रीजन ये है क्योंकि अब इसमें जैसे जो चीज़ें बताएंगे, या तो आप लाइव क्लास रेगुलर देख रहे हैं तब तो फिर भी ठीक है, नहीं तो फिर उसके अंदर जो है वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जैसे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या फिर आप 5-6 दिन से कंटिन्यू चल रहे हैं ना, तब तो फिर दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। नहीं तो फिर जैसे इसके अंदर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर ये मेथड पढ़े हैं, तो उसमें हो सकता है कि आपको ये लगे कि सर ये तो हमने पढ़े ही नहीं थे। क्लियर है? तो भाई ये चीजें हैं, और ये मॉनेटरी सिर्फ इस वजह से है भाई, ये एक सिंबॉलिक है। बाकी पैसों से 100-200 रुपए से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आपको अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस देगा और ये मोटिवेट करेगा कि नेक्स्ट टाइम ये मेरे पास आने चाहिए। ठीक है, तो आपके ये जो है टॉपिक वाइज जो टेस्ट होंगे, उनके अंदर हर टेस्ट के ऊपर जो है वो 101 रुपये, और जो आपके टोटल जो लास्ट में जितने बाकी टाइम बचेगा और जो आपके फुल टेस्ट होंगे उसके अंदर जो है 501 रुपये आपको नकद फोन पे जो आपके नंबर दे रखे होंगे उस पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, और नाम और अनाउंस करेंगे कि भाई ये जो है फर्स्ट रहे। और अल्टीमेटली उससे क्या होगा, तो आपका रिविजन उसमें साथ साथ होता जाएगा। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पढ़ा था, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था वन वे क्लासिफिकेशन हो सकता है, टू वे क्लासिफिकेशन हो सकता है। वन वे क्लासिफिकेशन के अंदर डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड ये पढ़े थे। और टू वे क्लासिफिकेशन जो है वहां देखा था कि भाई दो एट्रीब्यूट के हिसाब से जो है वो अगर करते हैं तो उस केस के अंदर जो वो अपन टू वे क्लासिफिकेशन, जहां पर टू एट्रीब्यूट जो वो रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर अपन ने पढ़े थे सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन और सम ऑफ स्क्वायर विद इन और सम ऑफ रेजिडुअल एरर, ये वर्ड वगैरह जो थे वो हमने पढ़े थे। ये सेम ऐसा कैसा जो है वो क्या किया गया, आर ए फिशर, जिसको अपन जो है वो फादर ऑफ स्टेट्स कहते हैं, उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया? उन्होंने एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो कर रहे थे।
एग्रीकल्चर रिसर्च कर रहे थे, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, इनके जरिए चेक करना चाहा कि क्या जो फर्टिलाइजर या कोई भी पर्टिकुलर कंपोनेंट है वो उसी तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर उस फर्टिलाइजर के इफेक्ट से क्रॉप के अंदर कुछ जो वो चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए उन्होंने स्टडी की। अब अपने को पता है कि उसके लिए क्या करना होगा, वही दो चीजें, एक तो एक्सपेक्टेड अपन क्या सोच रहे थे कि भाई क्या रिजल्ट देगा, और दूसरी चीज देखते हैं कि ऑब्जर्व कि भाई एक्चुअल में क्या रिजल्ट दिया। उन दोनों के बीच में अपने को कंपेरिजन करना होता था। यहाँ पर क्या किया उसने, उन्होंने सॉरी रोनाल्ड फिशर ने क्या किया, जैसे ये खेत को कुछ अलग अलग टुकड़ों में बांटे। ठीक है, जैसे ये 1 2 3 4 है, 3 और 4, ये इस तरीके से उन्होंने टुकड़ों में बांटे। फिर इसके ऊपर उन्होंने जैसे यहाँ पर फर्टिलाइजर 1 जो है वो इसके ऊपर डाला, दूसरे वाले जो हिस्सा था उसके ऊपर फर्टिलाइजर सेकंड, थर्ड जो प्लॉट था उस पे थर्ड फर्टिलाइजर, फोर्थ प्लॉट पे या फोर्थ एरिया पे उसने क्या किया, फोर्थ फर्टिलाइजर जो है वो उसने डाला। और फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया, इसके रिजल्ट देखे, फिर उन रिजल्ट का उन्होंने क्या किया, एक्स बार जो है वो मीन कैलकुलेट किया। जैसे कि इसका 30 टन आया, वो क्वांटिटी में भी हो सकता है, वैल्यू में भी हो सकता है। इसका 35 टन आया, इसका 36 टन आया, और इसका 28 टन आया। तो यहाँ पर कौन सी सिचुएशन आ रही है कि अपने पास बहुत सारे सैंपल जो है वो क्या है, 2 से ज़्यादा है। पहली बात तो ये, अब सैंपल के तौर पे काम कौन सा कर रहा था, ये एक पर्टिकुलर ये खेत, ये खेत, ये खेत और ये खेत, ये 4 फील्ड जो क्या कर रहे थे, 4 सैंपल के जैसे काम कर रहे थे। इन सैंपल के अंदर भी क्या करता था वो, अलग अलग सीजन के हिसाब से कुछ एक्सपेरिमेंट करता था, या फिर अलग अलग साल के हिसाब से एक्सपेरिमेंट करता था। तो यहाँ पर उसको हर साल के हिसाब से उसको क्या मिले, नतीजे मिले। कि पहले के अंदर जो उसको मान लीजिए 28, फिर 30, फिर 32, फिर 30, फिर 30, ये इस तरीके के उसको रिजल्ट मिले। तो उसने क्या किया, इनका मीन जो वो कैलकुलेट किया। वैसा वैसा इस सेकंड वाले खेत के अंदर भी जो थे उसके रिजल्ट मिले उसके क्रॉप के, और उसका भी उसने क्या किया, एनालिसिस किया। और ये इस तरीके से उसने अलग अलग खेत के ऊपर जो है वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और उसके नतीजे आए। अब ये वाली सिचुएशन कौन सी है, 2 या 2 से ज़्यादा सैंपल है, ठीक है, और उनके मीन के बारे में अपन क्या करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं कि क्या उनके मीन के अंदर कोई डिफरेंस है या नहीं है, और उन डिफरेंस का कारण क्या है। मतलब यहाँ पर मेनली तो अपन ये चेक करेंगे क्या उनके बीच का डिफरेंस जो वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। क्या ये सारी की सारी कंडीशन या सारी की सारी बातें सेम टू सेम जैसा अपन अनोवा के अंदर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर पढ़ते थे, क्या ये वैसी वैसी बातें नहीं चल रही है, बिल्कुल वैसी वैसी बातें चल रही है। तो यहाँ जो मेथड पढ़ेंगे वो मेथड कौन से होंगे, सेम वैसे वैसे मेथड होंगे जो अनोवा के अंदर होते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर अपन ने पढ़े थे वैसे वैसे। 1 वे क्लासिफिकेशन, उसके अंदर डायरेक्ट और शॉर्टकट वाले जिस तरीके से थे, कोडिंग मेथड और उस तरीके से, और या फिर 2 वे क्लासिफिकेशन के जैसा। यहाँ पर एक मेथड और है जिसे लैटिन स्क्वायर मेथड कहते हैं, जो 3 वे क्लासिफिकेशन के बारे में बात करता है कि 2 एट्रीब्यूट के बजाय 3 एट्रीब्यूट के हिसाब से भी जो हम क्या करना चाहे उसको स्टडी करना चाहे तो अपन कर सकते हैं। मेथड और कैलकुलेशन जो वो सारी सारी सेम रहेगी। लास्ट टाइम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो वो नोट्स के अपनी पहली लाइन के अंदर जो लाइन लिखी है ना उसी पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। पहला तो पूछा गया था कि डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट जो किसने दिया था, और दूसरा जो उसके अंदर कुछ टर्म है उन टर्म के बारे में क्वेश्चन था। सिंपल सही क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था। क्लियर है यहाँ तक की बातें। क्लियर है। फिर इसके बाद में कुछ चीजें जो है वो और आएगी, बाकी तो पूरा थियोरटिकल है। कुछ चीजें और कौन सी आएगी, एक आएगा इसके अंदर 3 प्रिंसिपल जो है वो यूज होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रेंडमाइजेशन, जो कि अपन जानते हैं अच्छे से कि रैंडम का मतलब क्या है, इस तरीके से होना चाहिए सिलेक्शन कि जहां पर हर किसी के सेलेक्ट होने के चांसेस जो है वो क्या हो, बराबर हो, किसी के भी जो ज्यादा नहीं हो। 2 प्रिंसिपल यहाँ और है।
दूसरा प्रिंसिपल ऑफ, एक सेकंड, ये होगा दूसरा जो है वो प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन है। ये क्या कहता है कि पर्टिकुलर कोई जैसे ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, उसको सिर्फ एक बार स्टडी मत करो, उसको जो है वो दो या दो से ज्यादा बार जो उसको क्या करो, इंक्लूड करो अपने सैंपल के अंदर। ताकि यहाँ पर क्या होता है, देखो जैसे ये इसकी सारे कारण समझिएगा। इसका सारा कारण क्या था, ये किसके ऊपर है जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, खेत के ऊपर कर रहा है, फील्ड के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब यहाँ पर अपन जैसे बात कर रहे हैं फर्टिलाइजर की, लेकिन क्या एक फर्टिलाइजर अकेला जो है वो इफेक्ट डालता है क्या? नहीं, बहुत सारे फैक्टर जो वो यहाँ पर मायने रखते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, रेन, जो जमीन है वो कितनी उपजाऊ है, उसके अंदर जो कितना खाद वगैरह जो अवेलेबल है, ये सारे फैक्टर जो वो डिसाइड करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, कई बार चीज़ें जो वो अनयूजुअली होती है, जैसे वही खेत, वही यूरिया या फर्टिलाइजर वही यूज किया हुआ, और सेम सारी सिचुएशन उसके अंदर जो क्या हो जाता है, उसी यूरिया के साथ कई बार फसल अपने आप ज़्यादा हो जाती है, कई बार फसल अपने आप कम हो जाती है। जैसे अनवांटेड टाइम के अंदर बारिश हो जाती है, या फिर मौसम खराब हो जाता है, सही से धूप आती नहीं है कई बार, या फिर कई बार बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, इनके अंदर अननेसेसरी जो चेंजेस आ जाते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई एक जो फील्ड है उसको आप स्टडी के लिए सिर्फ एक बार इस्तेमाल मत करो, उसको जो रिपीट करो, मतलब उसी फील्ड के अंदर वापस उसी उसी फील्ड के ऊपर उसी फर्टिलाइजर के हिसाब से वापस उसको क्या करो, एक बार और स्टडी करो, दो या दो से ज्यादा बार स्टडी करो, ताकि फिर उसके बाद में भी अगर उसके नतीजे वही आ रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कि भाई ये जो है इसी तरीके से फर्टिलाइजर जो वो काम कर रहा है। और तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल। लोकल कंट्रोल क्या कहता है कि ये जो है, जैसे आप फर्टिलाइजर की स्टडी कर रहे हो, इस पर्टिकुलर खेत के ऊपर जो इनके ऊपर फर्टिलाइजर की स्टडी कर रहे हो, तो इसके ऊपर बाकी के जो भी इम्पैक्ट आ रहे हैं, जैसे कि टेम्परेचर, रेन, उर्वरकता, इस फर्टिलाइजेशन, और क्या हो सकता है, और लेबर, कैपिटल, पैसा कितना है, भाई कुछ करना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है तो उस कारण भी रुक सकते हैं, या फिर लेबर जो है वो सफिशिएंट अवेलेबल है या नहीं है। तो ये सारे अगर अलग होंगे, ये सारे अलग होंगे, अगर इस खेत के अंदर जो वो अलग है और इस खेत के अंदर अलग है, तो इनके नतीजे जो है वो अलग आएंगे। फिर आप कहेंगे कि इस नतीजे के अंदर चेंज आया वो फर्टिलाइजर की वजह से है, तो वो क्या होगा, गलत बात होगी। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर के अलावा बहुत सारी चीजें जो है वो भी यहाँ पर क्या कर रही है, काम कर रही है। तो इन सबको क्या करना होगा, अपने को कंट्रोल करना होगा। इन सबको क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। इन सबको कंट्रोल करना होगा। अब कंट्रोल सीधा सीधा तो कर नहीं सकते, जितना होता है उतनी कोशिश करते हैं कि अपन क्या करें, उनको कंट्रोल करें, उनको बैलेंस करने की कोशिश करें। इस वजह से आगे स्टडी के अंदर ये भी पढ़ेंगे, कई बार जो क्या किया जाता है, इस पर्टिकुलर एक पॉपुलेशन को, एक खेत को वापस क्या किया जाता है, अलग ब्लॉक्स के अंदर जो और बांटा जाता है। फिर इन ब्लॉक के हिसाब से क्या किया जाता है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक को, इस पर्टिकुलर ब्लॉक को, कोई भी दो ब्लॉक को जो क्या किया जाए, रैंडमली सेलेक्ट किया जाए। वैसे वैसे इनको भी क्या किया जाए, इस तरीके से अलग अलग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तीन इसके मेथड है, तीनों मेथड का बेसिक समझ लीजिएगा। तीन मेथड के अंदर क्या है, पहला अगर आपका स्मॉल सैंपल है तो उस केस के अंदर किस तरीके से स्टडी की जाएगी, उसके लिए है जो अपन वन वे क्लासिफिकेशन जिसमें देखते हैं ना, वन वे क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़े थे डायरेक्ट मेथड, सेम वो का वो मेथड है, उसके हिसाब से अपन स्टडी करेंगे। सेकंड जो मेथड है, अगर आपका सैंपल साइज है वो लार्ज सैंपल है, तो उस केस के अंदर आप क्या करेंगे, टू वे क्लासिफिकेशन में जो हम पढ़ रहे थे,
उस तरीके से पढ़ेंगे। और लास्ट जो है वो अपना है जो है, अगर हम जैसे अपन कहेंगे लेटिन स्क्वायर, लेटिन स्क्वायर जो वो क्या करेगा, सेम उसे थ्री वे क्लासिफिकेशन के अंदर जो वो करेगा, होगा टू वे क्लासिफिकेशन के जैसे। अब ये लेटिन स्क्वायर जो क्या है, लेटिन स्क्वायर क्या करता है, ये जैसे दो एट्रीब्यूट है, दो एट्रीब्यूट के अलावा जो है वो उसको वापस उन्हीं दो एट्रीब्यूट को वापस तीसरे एट्रीब्यूट के हिसाब से और जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे कि दो एट्रीब्यूट है, मान लीजिए एक जो है वो फर्टिलाइजर है, एक क्वालिटी ऑफ सीड्स है। ये कहता है कि एक और फर्टिलाइजर, एक और जो है वो एट्रीब्यूट और ले लीजिए। वैसे वो एट्रीब्यूट अलग लेता है, अपन एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं, जैसे कि रेन ले लिया। तो ये क्या करता है, टू वे क्लासिफिकेशन के हिसाब से इनकी जो टेबल बनती है ना, वो तो बनाओ, उस टेबल को क्या करो, अलग अलग के हिसाब से बनाओ, रेन के हिसाब से बनाओ। हमने कहा कि वो तो पॉसिबल होगा नहीं, मुश्किल होगा। तो उसने फिर एक तरीका बताया कि आप एक काम करो, एक लेटिन स्क्वायर टेबल जो है वो बनाओ। हमने कहा ये क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि जैसे आपके अलग अलग ब्लॉक बनते हैं, ठीक है, ब्लॉक ए बी सी और डी। पहले अपन तीन का स्टडी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको इस तरीके से स्टडी करो या इसकी इस तरीके से टेबल बनाओ कि पर्टिकुलर कोई कॉलम के अंदर सेम जो वापस रिपीट नहीं हो, और न ही पर्टिकुलर किसी रो के अंदर जो कोई सेम वापस रिपीट हो। मतलब हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा जैसे यहाँ बी लिख दो, यहाँ सी लिख दो, यहाँ ए लिख दो, फिर उसके बाद में यहाँ सी लिख दो, यहाँ बी लिख दो, और यहाँ सी लिख दो, यहाँ ए लिख दो, और यहाँ बी लिख दो। इस तरीके से क्या करो, इस सैंपल को अलग अलग जो वो स्टडी करो। अब हमने कहा इससे क्या होगा, तो उन्होंने कहा देखो, जब आप रॉ की स्टडी करोगे तो यहाँ पर क्या है, हर रॉ के अंदर जो सारे तरीके के सैंपल है, सब तरीके के सैंपल है। वैसे वैसे सब कॉलम के अंदर देखोगे तो कॉलम के अंदर भी हर तरीके के सैंपल है। तो इस तरीके से फिर क्या हो जाएगा, रॉ का, कॉलम का और इनका स्टडी होगा तो उसके साथ साथ जो एक अलग एट्रीब्यूट के हिसाब से वापस स्टडी जो वो हो पाएगा। हमने कहा तीन की जगह अगर चार हो तो उन्होंने कहा कि चार के लिए भी बनाया जा सकता है, जैसे ए बी सी डी। बाकी मेथड और तरीका जो है वो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर क्या होगा, पहले उसके लिए एक जो है वो लेटिन स्क्वायर टेबल बनानी होगी, ए बी सी डी, फिर ये जो है वो हो गया बी सी डी ए, फिर ये हो गया सी डी ए बी, फिर जो है वो ये हो गया डी ए बी सी। तो ये देखो इस लाइन के अंदर भी ए बी सी डी है, सारे के सारे लाइन के अंदर एक भी पर्टिकुलर कोई भी जो रिपीट नहीं है और नहीं किसी पर्टिकुलर। भाई क्यों नहीं हो पा रहा है, फोकस का कारण क्या है कुछ, या तो आप एक्सपेक्टेशन खुद से ज्यादा लगा के बैठे हैं, और आप चिंता कर क्यों रहे हैं भाई, ये आपका कंप्लीट हो चुका है, फिर आप क्यों चिंता में लगे हुए हैं। भाई अगर माइंड कंसंट्रेट नहीं कर रहा है तो पर्टिकुलर किसी चीज का जो वो इलाज करवाने पर ही जो इलाज होगा, मतलब कि आपको उसके लिए मेडिटेशन या ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा, तभी जाके ये चीजें सॉल्व होगी। अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो आपको मेडिटेशन जो वो करना होगा। बहुत सारे तरीके से मेडिटेशन किए जाते हैं, जैसे सबसे आसान जो वो विम होफ का ब्रीदिंग सेशन वाला है, उसके अलग अलग है, 11 मिनट का अलग सेशन, 11 मिनट वाला सेशन है वो चला सकते हैं, 23 मिनट वाला चला सकते हैं। माइंड जो वो पीसफुल करने के लिए आपको कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तभी जाके जो ये चीजें कवर होगी। बाकी भाई यहाँ तक की बात बताओ, यहाँ तक की चीजें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ तक की बातें समझ आ रही है या नहीं आ रही है। और ऐसा आपके अकेले के साथ नहीं हो रहा है कि क्लास के वक्त थोड़ा बहुत ध्यान इधर उधर जाता है, हर किसी का जा रहा है। बस ये है कि आप इसके ऊपर ध्यान दे रहे हो, इस वजह से आपको लग रहा है
और बाकी जो वो ऐसा छोटा मोटा थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो कि ठीक है चल रहा है चल रहा है, वापस जो वो पकड़ लेते हैं। तो इतना ज़्यादा इस पे जितना ज़्यादा सोचोगे कि मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उतना ज़्यादा होगा। बाकी कसम खिला के इन बाकी वालों से भी पूछ लो, इतने टाइम के अंदर एक बार तो सबका ही ध्यान जो इधर उधर हुआ ही है। ऐसा कोई है ही नहीं जिसका पर्टिकुलर पूरा 100% जो कॉन्सेंट्रेट रहे। तो इन पे ज़्यादा फोकस मत करो इन चीज़ों पे कि भाई मेरा ध्यान इधर उधर जा रहा है, सबका ही जा रहा है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जैसे ही वापस याद आए वैसे ही वापस जो है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए। क्लियर है? तो ये जो है ये क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं। बाकी इस चैप्टर के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपल प्योर थ्योरेटिकल है। नाम से जो है वो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि भाई क्या क्या चीज़ है। इनके अंदर इनकी थ्योरी जो वो मैंने थोड़ी ज़्यादा लिखी है, हालांकि वो उसमें से रिलेवेंट पॉइंट जो वो काफ़ी कम है, लेकिन मैंने इस वजह से ज़्यादा लिखी है थ्योरी कि भाई एक दो बार आपको पढ़ोगे तो वो आपके माइंड के अंदर जो धीरे धीरे सेट हो जाएगी, तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को आप जो क्या कर पाओगे, हैंडल कर पाओगे। हमें पढ़ना क्या है, हमें हर मेथड को पढ़ना है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसके यूज क्या है, एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, कि कहाँ एप्लीकेशन मतलब कहाँ उससे इस्तेमाल करेंगे, उसके एडवांटेज क्या है और उसके डिसएडवांटेज क्या है। सिंपल सा सीधा सीधा समझ आएगा। पहला मेथड जो वो आसान मेथड है, सिंपल सा मेथड है, वन वे क्लासिफिकेशन है, एक एट्रीब्यूट के हिसाब से, स्मॉल सैंपल के हिसाब से। तो इसके फायदों में सीधी सीधी बातें लिखी होगी। स्मॉल सैंपल के अंदर ये जो काम का होगा, और टेस्ट जो इसका क्विक होगा, जल्दी से जो वो इसके रिजल्ट बता देगा, ये सारे इसके फायदे होंगे। नुकसान क्या होगा कि भाई स्मॉल सैंपल के अंदर लगता है, स्मॉल सैंपल के अंदर एरर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लार्ज सैंपल के अंदर ये नहीं लगता है। फिर वहीं पर अपन जाएंगे सेकंड मेथड के अंदर, जो कि टू वे क्लासिफिकेशन का, जो कि नॉर्मली सबसे जो है वो सही मेथड है। उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी है, अलग अलग दो एट्रीब्यूट भी यूज किए जा सकते हैं। लार्ज सैंपल के अंदर जो वो काम आएगा, और लार्ज सैंपल के अंदर यूनिवर्स के लगभग सारे एट्रीब्यूट जो देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर इसके डिसएडवांटेज में क्या होगा, ये पहले वाले से जो कॉम्प्लिकेटेड होगा, तीसरे वाले से जो वो कमजोर होगा। तीसरा वाला 3 एट्रीब्यूट को कवर करता है, उसको नहीं कर पाएगा। इसके रिजल्ट को हासिल करने में अपने को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर उसके बाद में अगर अपन जाए तीसरे मेथड के अंदर, रिजल्ट सबसे अच्छा ये देगा, सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा, और सब कुछ जो कवर करने की कोशिश करेगा, हर पार्ट को कवर करने की कोशिश करेगा। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि वो डिफिकल्ट है, उसको अप्लाई करना जो वो थोड़ा मुश्किल है। ये सारी बातें इसके अंदर होगी, ये उनका बेसिक है, इसके हिसाब से अपन पढ़ेंगे। बाकी थ्योरी जो इसकी मैंने इस चैप्टर के अंदर भर भर के लिखी है, ताकि इसको आप एक दो बार पढ़ोगे तो रटने की कोशिश नहीं कीजिएगा। एप्लीकेशन और इनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, और उसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो एक बार थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो ये आसानी से समझ आएगा। लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन क्या था, एक तो क्वेश्चन था कि डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट जो किसने दिया था, और दूसरा, 3 क्वेश्चन थे इसके, और एक दूसरा था कि डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट जो वो किस फील्ड के लिए दिया गया था, और तीसरा इसकी एक दो टर्म के बारे में जो क्वेश्चन था, जो कि पहले पेज पे ही आ जाता है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दिए थे। भाई इसके पास में लिख दीजिएगा। वैसे जो थ्योरी वाली क्लास है, लास्ट के अंदर जो अपन इंट्रोडक्शन वाली देखेंगे, उसके अंदर जो वो लिख भी देंगे। ये जो आर ए फिशर जो है, जिसने ये टेक्निक डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट दिया था, उसको जो है वो फादर ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। क्रेडिट ऑफ इवॉल्विंग गोज टू रोनाल्ड एल्मर फिशर, who developed this technique in 1923 from एग्रीकल्चर रिसर्च। ये जो एग्रीकल्चर रिसर्च कर रहा था, और इस वजह से यहाँ पर आप जो भी चैप्टर के अंदर जो चीज़ें पढ़ोगे ना, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्ड जो वो यूज होंगे, जैसे फील्ड, ब्लॉक, ये इस तरीके के, क्रॉप वगैरह, इस तरीके के वर्ड ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये डेवलप द टेक्निक ऑफ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। बाद में फिर लोगों ने जो वो इस डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को समझा, और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही क्यों लगाए, बाकी वाले
फील्ड के अंदर भी लगाया जा सकता है, मेडिकल साइंस वगैरह हर जगह जो इसको लगाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट टर्म, दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये पढ़ लें, उसके बाद बताते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म, एक्सपेरिमेंट जो है किसे कहेंगे? प्रोसीजर अडॉप्ट टू टेस्ट एंड एक्यूरेसी ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। समझिएगा, एक्सपेरिमेंट क्या होगा? जैसे यहाँ पर फर्टिलाइजर जो अलग अलग फील्ड पे जो वो डाला गया, और फिर जो क्रॉप ली गई, और फिर जो अपन ने चेक किया कि क्रॉप के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, वो क्या है? अपना एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट को अपन दो हिस्सों में बांट सकते हैं, या तो एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट हो या एक कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट हो। एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट मतलब पर्टिकुलर एक खेत के अंदर जो कि भाई इतना पानी छोड़ा गया और फसल के ऊपर क्या फर्क पड़ा, तो ये तो एक्सपेरिमेंट। और उतना ही पानी या वही जो है उसी क्वांटिटी का पानी जो दो अलग अलग खेतों पे जो दिया गया, अलग अलग क्वालिटी का पानी, सॉरी पानी की क्वालिटी जो वो चेंज कर दी। एक खेत के अंदर मीठा पानी जो दिया गया और एक के अंदर नॉर्मल पानी जो दिया गया, न मीठा न खारा जो पानी है उस तरीके का पानी दिया गया, और एक तीसरे खेत के अंदर खारा पानी जो दिया गया। और फिर उसके बाद में नतीजे चेक किए, और वहां नतीजे चेक कर रहे हैं, तो वो कैसा होगा? कंपेरेटिव एक्सपेरिमेंट। कि यहाँ पर अपन किसके लिए कर रहे हैं? रिलेटिव मेजर टू कंपेयर। कैरिड आउट टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट। भाई पर्टिकुलर किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए कि इस फर्टिलाइजर को इसी खेत के अंदर जो है, हम अपना एक खेत है, उस खेत के अंदर जो अपन ने क्या किया, फर्टिलाइजर डाला कोई पर्टिकुलर टाइप का,